सोच ये न रखें कि मुझे रास्ता अच्छा मिले, सोच ये न रखें कि मुझे रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होना चाहिए कि जहाँ मैं पाँव रखूँ वो रास्ता अच्छा हो जाए। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन घर पे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राहुल पटेल सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल RKCI एन अकेडमी ऑफ इंग्लिश दमोह पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी अकेडमी द्वारा आपके लिए स्पेशली 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए जो MP बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए फ्री ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट किया गया है। तो यह हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 6, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोइट्री एक्सट्रैक्ट का या पोइट्री की दो पोयम 1 डस्ट ऑफ स्नो एंड पोयम 2 फायर एंड आइस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पोयम 1 डस्ट ऑफ स्नो और पोयम 2 फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। तो इन्हीं दो पोएम्स को आज हम इस चैप्टर के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर को शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। और साथ में यह वीडियो उन सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो MP बोर्ड 2024 एंड 25 की MP बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इम्पोर्टेंट सेशन को। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट की बहुत इंपॉर्टेंट पोयम फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो एंड पोयम 2 फायर एंड आइस के बारे में, जिसके जो पोएट्स वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है और जो मैंने आपको यह लेक्चर बनाई है, जो PDF बनाई है वो मल्टीपर्पज़ से बनाई है। इसमें से कुछ क्वेश्चन MCQs बेस भी दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं कि आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जो लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पोएम से मोस्टली 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज मूड? कभी अपने मूड के बारे में क्या कहता है कि उसका जो मूड होता है वो कैसे चेंज हो जाता है। हाउ हैज़ द पोएट मूड चेंज? कि कभी का जो मूड है वो कैसे चेंज हो गया। ठीक, चलिए तो अब बात करते हैं आंसर की। आंसर में क्या दिया हुआ है? जैसे कि दिया हुआ है, अ डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। कि जो डस्ट ऑफ स्नो होती है वो छोटी छोटी पार्टिकल्स होते हैं, किसकी? बर्फ की, स्नो की। स्नो मीन्स क्या होता है? बर्फ होता है। पार्टिकल्स मीन्स होता है छोटे छोटे से कण। द डस्ट ऑफ स्नो हैज़ चेंज हिज मूड। जो डस्ट ऑफ स्नो होती है वो पोएट का मूड चेंज कर देती है फ्रॉम सैड टू हैप्पी। मतलब जो वो सैड होता है उससे उसका मूड किस में कन्वर्ट हो जाता है? हैप्पी में। तो सीधा इसमें लिखा हुआ है, द डस्ट ऑफ स्नो हैज़ चेंज हिज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। कि जो डस्ट ऑफ स्नो होती है वो पोएट का जो मूड होती है वो जो वो सैड होता है उससे वो हैप्पी में चेंज कर देती है। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सोरो? कि जो क्रो है एंड हेमलॉक है वो रिप्रेजेंट करते हैं जॉय और सोरो को। तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये बताना सीधा, कि जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है वो जॉय और सोरो में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन आंसर 2 की। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सोरो। जो क्रो और हेमलॉक होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं? सोरो का दुख को दर्शाते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो डेट द क्रो। जो डस्ट ऑफ स्नो में क्रो के बारे में बताया गया है, तो डस्ट द क्रो सेक्स ऑफ आ हेमलॉक ट्री। सेक्स मीन्स होता है हिलाना। कि जो डस्ट ऑफ स्नो में जो क्रो की बात की हुई है वो जो क्या होता है? हेमलॉक ट्री होता है उसको हिलाता है। हेमलॉक ट्रीज स्टैंड फॉर जॉइस। तो वो क्या कर देता है? उसको जॉइस में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्रो का मतलब सोरो से लिया गया है और जो हेमलॉक ट्री है उसको रिप्रेजेंट किया गया है स्टैंड फॉर जॉय के बारे में, कि जो खड़ा हुआ है वो एक आनंद की खुशी के साथ खड़ा हुआ है। ठीक, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि आपसे वन आइलैंड में पूछा जा सकता है या फिर MCQ स्पेस में पूछा जाता है। तो मैं जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 प्रिपेयर किया है वो इसी पर्पज से किया है कि वो आपसे जो पोएट्री के एक्सट्रैक्ट आते हैं, आपने देखा होगा 3 नंबर के आते हैं पेपर में, तो वहाँ से MCQ बेस में आपसे पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि इसमें पूछा गया है,
व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोयम, कि इस पोयम में फायर से क्या तात्पर्य, स्टैंड फॉर का मतलब होता है क्या दर्शाता है या क्या इसका अर्थ है। तो फायर स्टैंड फॉर डिजायर इन द पोयम, कि यहाँ पर जो फायर होती है, जो आग होती है, उसका जो अर्थ होता है वो किससे होता है, डिजायर से होता है या इच्छा से होता है। चलिए ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि इसमें दिया हुआ है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि इसमें दिया हुआ है, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोयम, कि इस पोयम में आइस से क्या तात्पर्य है। तो आइस स्टैंड फॉर हार्ट रेट इन द पोयम, की जो आइस होती है वो घृणा को दर्शाती है, किसको बताती है, घृणा को बताती है। ठीक, चलिए इसी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि इसमें दिया हुआ है, विल द वर्ड कम टू एंड व्हाट डज द पोएट से, कि कभी का कहना क्यों है कि संसार का अंत हो जाएगा, तो कभी का क्या कहना है कि संसार का अंत हो जाएगा, इसमें कभी क्या कहता है। ठीक, चलिए तो बात करते हैं आंसर नंबर 5 की। तो आंसर नंबर 5 जैसे कि क्वेश्चन आंसर नंबर 5 जैसे कि इसमें दिया हुआ है, द पोएट सेड दैट द वर्ल्ड में कम टू एन एंड, इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कभी कहना चाहता है कि संसार का अंत हो सकता है आइदर बाय फायर, या तो फायर के द्वारा, और बाय आइस, या फिर आइस के द्वारा। मतलब कभी यह बोलना चाह रहा है कि जो फायर के द्वारा भी संसार का अंत हो सकता है और आइस के द्वारा भी हो सकता है। जहाँ पर उन्होंने डिनोट किया है कि फायर मीन्स होता है डिजायर, इच्छा के द्वारा, और आइस मीन्स होता है हार्टेड द्वारा, मतलब इच्छा और घृणा दोनों के द्वारा ही संसार का अंत हो सकता है। ठीक, इसके बाद करते हैं आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आपसे 3rd नंबर में पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन आपको पोएम एक्सटेक्टी से जो आता है वो लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है। तो इसमें आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा जा सकता है, कोई कंपेरिजन वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव, कि आपको इस पोएम का केंद्रीय भाव लिखना है, इसका सेंट्रल आइडिया लिखना है कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। चलिए तो बात करते हैं इसके आंसर की। तो आंसर नंबर 6 जैसे कि इसमें दिया हुआ है, 1 मिनट मैं थोड़ा सा जूम कर दूं इसको। हाँ, आंसर नंबर 6 जैसे कि इसमें दिया हुआ है, द पोएट थिंक्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जो पोएट से वो संसार की समाप्ति के बारे में सोचता है। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार का अंत होगा वो फायर से हो जाएगा। सम अदर से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, कुछ लोग बोलते हैं कि संसार का जो अंत होगा वो आइस से हो जाएगा। बट द पोएट बिलीव दैट फायर, जो पोएट्स उसको लगता है कि फायर मीन्स डिजायर से इसका अंत हो सकता है, एंड आइस मीन्स हार्ट रेट, बोथ आर कैपेबल टू डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड। लेकिन जो पोएट्स उसको ये लग रहा है कि चाहे डिजायर हो, चाहे फायर हो मीन्स डिजायर हो, चाहे आइस हो मीन्स हार्ट रेट हो, दोनों कैपेबल हैं संसार का अंत करने के लिए, संसार को नष्ट करने के लिए। यहाँ पे डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, तो वहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया डिस्ट्रॉइंग, मतलब नष्ट की हो रहा है या कर सकते हैं या हो सकता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से लर्न करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन मोस्टली आपसे 3 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपके पास था, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। चलिए तो इसको मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बता दूँ ताकि आप और अच्छे से अपने माइंड में इसको बैठा सकें। जैसे कि लिखा हुआ है, द पोएट थिंक्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जो पोएट्स होता है वो संसार की समाप्ति के बारे में सोचता है। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार का अंत है वो आग के द्वारा हो जाएगा। सम अदर से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, कुछ इसमें से दूसरे लोग बोलते हैं कि इसका जो अंत है वो बर्फ से भी हो सकता है, आइस से भी हो सकता है। बट द पीपल बिलीव दैट, लेकिन वट द पोएट बिलीव दैट, लेकिन पोएट को लगता है कि फायर मीन्स डिजायर एंड आइस मीन्स हार्ट रेट, कि दोनों से, फायर मीन्स डिजायर मतलब फायर से भी इसका अंत हो सकता है और आइस से भी इसका अंत हो सकता है। बोथ आर कैपेबल, कैपेबल मीन्स होता है समर्थ, दोनों समर्थ हैं, ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, संसार को नष्ट करने में। ठीक, तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए पोएम 1 और पोएम 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि यह जो हमारा फ्री ऑनलाइन क्लास कोर्स है वो मैंने आपके लिए 5 दिसंबर से स्टार्ट कर दिया गया है, और सभी बच्चों को बहुत ध्यान से इसको पढ़ना हो। जैसा मैं आपको बता दूं कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा है वो फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है। तो आपके पास समझते कि मान चलिए कि अभी जैसे आज 20 दिसंबर है, तो मुश्किल से आपके पास 1 महीने 10 दिन का टाइम बचा है। तो आप इस टाइम को ऐसे यूटिलाइज करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कंटेंट इसमें कवर कर सकें।
ठीक, तो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया हो। यदि आपको सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी उन दोस्तों के साथ जो 10th 12th के एमपी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।